हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और आयोटा के बारे में जान लिया है, ठीक है, उस पे सवाल भी कर लिए हैं, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेशन होता है वो इस प्रकार होता है कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है ना। इसी चीज को अपन कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल एक एक स्टेप आप करके चलिए, ठीक है। अब देखिए, जिसमें a जो होता है वो क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और b जो होता है क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। जिसके साथ आयोटा लगा है वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसे कि मैं आपको इसके बाद सवाल दूंगा, सवाल में आपको पहचानना होगा कौन सा रियल होगा कौन सा इमेजिनरी होगा। फिलहाल आपको इतना समझना है कि a जो है इसमें रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा लगा है वो कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे एक नोट भी लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया का कोई भी नंबर हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सारे नंबर को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, जैसे बोलोगे आप कि सर 2 को लिख के दिखाओ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो अपन लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा 0। बोलो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। बोलोगे सर 1/2 को लिख के दिखा दो, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस आयोटा इंटू 0, लिख सकता हूँ ना। बोल सकते हो आप 0 को लिख दो तो 0 प्लस आई इंटू 0। मतलब अपन किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोई भी रियल नंबर है अपने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? 2 बातें आपको यहाँ पे जाननी है। रियल पार्ट ऑफ z, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं REZ, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस दोनों बात को आप ध्यान से समझ लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान से समझ लेना, आगे के सवाल में इसका बहुत जिक्र होने वाला है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ के चलना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप देखते हैं क्या है। फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। बताइए इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट क्या है? तो रियल पार्ट ऑफ मान लेते हैं z से, तो रियल पार्ट 3 है, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है बताइए इसका? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर z से डिनोट करता हूं तो रियल पार्ट ऑफ z 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5। यहाँ पे बात कर लें तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z1 ले लो, इसको z1 ले लेते हैं 3, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 कितना हो जाएगा? तो -5। याद रखना हमेशा a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो मैं 3 माइनस 5i को ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस -5 इंटू आई। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया? 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? -5। इस बात का खासा ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे इस चीज को, ये 1 प्लस 4i है ना। अब आप इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करना है? नेगेटिव पार्ट्स को पहले ऊपर लेके आना है ना। आयोटा को हम क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 4 माइनस आयोटा से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, है ना। 4 माइनस आयोटा से गुना कर देंगे तो ऊपर तो बन जाएगा 4 माइनस आयोटा, नीचे क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी 17 हो जाएगा, है ना। तो बोल सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? 4/17 प्लस -1/17, देखिए लिख सकते हैं ना आयोटा। तो बताइए इसमें रियल पार्ट क्या हो गया? 4/17, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? -1/17। क्लियर है? उस तरह आपके सामने है यहाँ पे -1 है ना, इस ठीक है, इस चीज को रेशनलाइज करते हैं 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है। हम ऊपर नीचे क्या करते हैं? 1 माइनस आयोटा से गुना कर देते हैं, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस आपके सामने आयोटा का स्क्वायर आएगा, है ना। तो आयोटा ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि +1 आ जाएगा ना। तो देखिए आयोटा स्क्वायर -1 +1 तो कट गया, नीचे 2 और इस 2 से कट गया, यानी आपके सामने बचा क्या? तो सिर्फ माइनस आयोटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0 प्लस -1 इंटू आयोटा? बोलिए लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू -1। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ से हम इनका
जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं, इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में जैसे इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे, बोलेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो आप इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, एंड a जो होगा रियल पार्ट होगा और i के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इस बात को ध्यान में रखता है। तो ये सारे आपके सामने इमेजिनरी नंबर्स हैं, है ना, सारे क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो देखिए एक बात बताते हैं, तुलना किस में होती है, रियल नंबर में तुलना होती है ना। तुलना हमेशा किस में होती है, रियल नंबर में होती है। दो इमेजिनरी नंबर्स की तुलना पॉसिबल नहीं है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हनुमान जी जो है, बजरंगबली ज़्यादा ताकतवर हैं किसी और भगवान से, चाहे ये भूत इससे ज़्यादा ताकतवर है, नहीं बोल सकते हैं ना। ये चीज़ क्या है, मीनिंगलेस है। तो जब भी तुलना अपन करते हैं वो हमेशा किस में करते हैं, यानी कंपैरिजन जो होता है, इनक्वालिटी कहाँ होल्ड करता है, तो ओनली रियल नंबर्स में करता है। इनक्वालिटी कहाँ होल्ड करता है, तो रियल नंबर्स में करता है, इमेजिनरी नंबर्स में इनक्वालिटी होल्ड नहीं करता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। कंपैरिजन हमेशा किस में होती है, तो रियल नंबर में होती है, इमेजिनरी नंबर्स में नहीं होती है। क्लियर है चीज। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑन आर्गेंट प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस, कॉम्प्लेक्स ऑन आर्गेंट प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे अपने आर्गेंट प्लेन पे या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इस बात को देखिए। मान लेते हैं आपके सामने एक z है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी दिया है ना, a प्लस आई बी। तो अब देखिए a इसमें क्या है, रियल है, और b क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साथ आ रहा है। ठीक है, इसको अपन x और x डैश y एंड y डैश बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस से। ये क्या है, ओरिजिन, इसको अपन बोलते हैं रियल, है ना, रियल एक्सिस भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं देखिए कोई पॉइंट a प्लस आई बी है ना, z कोई, तो आप इस z को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रियल है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला जो होता है पहले आता है और वाई एक्सिस वाला बाद में आता है। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट में ऐसे भी लिखते थे। ठीक है, तो ये जो है ना, इसी चीज को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बी के कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं देखिए कोई पॉइंट यहाँ पे ए, ये मैंने इसको मिला दिया, यहाँ से डाल दिया, ये जो कोऑर्डिनेट है ए बी है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हो गई और ये दूरी क्या हो गई, बी हो गई। ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्स ऑन आर्गेंट प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस भी आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है चीज, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट की बात कर दूं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों पॉजिटिव होता है। इसको बोलते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स एक्सिस निगेटिव, वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपके सामने थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें आपके दोनों निगेटिव होते हैं, है ना। और ये होता है आपके सामने फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है बट वाई निगेटिव होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपसे ये भी देख ले, कॉम्प्लेक्स नंबर देके आप इसको पूछ लेगा आपसे कि कौन से ये कोऑर्डिनेट में, कौन से क्वाड्रेंट में ये शिफ्ट कर रहा है, इस बात का भी ध्यान। जब अपन इसका निकालेंगे, एंगल्स निकालेंगे, ठीक है, तो उस पे अपन इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़िए। कॉम्प्लेक्स ऑन आर्गेंट प्लेन समझ में आ गया, या कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ये है आपके सामने इस बेस पे कि आप इनका कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखें। आप इनका क्या लिखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखें। चलिए, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगा, 2 4। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0 प्लस आई, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गया 0 1, है ना। इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो -5 एंड -2, है ना। इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि -2 एंड 3। इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगा, तो 2 एंड 0, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस आई 0, बोलिए, इसको लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे
2 प्लस आई इंटू 0, मतलब इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा 2 0, है ना। क्लियर है। इसका देखें तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, 2 माइनस 3i, ऊपर नीचे 2 माइनस 3i से गुना कर सकते हैं। तो ऊपर तो हो गया 2 माइनस 3i, नीचे क्या बचेगा बताइए, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 यानी कितना हो गया 7। यानी अब इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो 2/7 और माइनस 3/7, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब यहाँ से मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, उसको अपन ऐसे डिनोट ब्लैक से ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये बताइए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 0 और 1, 0 और 1 यानी कि ये y एक्सिस पर है। ये किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो बोल सकते हैं कौन से है, y एक्सिस पे है। इसकी बात बोले तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दोनों निगेटिव है ना। एक किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसकी बात करें तो x निगेटिव y पॉजिटिव, है ना। इस कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसमें बात करें तो ये कौन से एक्सिस पे है, ये x कोऑर्डिनेट पे है, x एक्सिस पे है, रियल एक्सिस पे है, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। तो बोल सकते हैं किस पे है, तो x एक्सिस पे है। इसकी बात करें तो इसमें क्या है, x पॉजिटिव y निगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्लियर है ये चीज, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना था, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखने थे, और साथ साथ आपको ये बताना था कि किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, किस क्वाड्रेंट में ये आपका बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है चीज, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आगे आपके सामने है कि मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इस बात को देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे समझिए, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है ना, ये अपन इसको लिख सकते हैं z बराबर a प्लस आई बी है। अपन इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। यानी कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो ए बी, है ना, ये कोई पॉइंट है ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं बोल दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, a होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो b होगा। क्लियर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप देखोगे, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये क्या बनेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये बोल सकते हैं रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड जेड क्या देता है, मॉड जेड ये देता है आपके सामने कि इसका जो ये जो कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन से कितना लेंथ क्रिएट कर रहा है, कितना लेंथ बना रहा है, ठीक है। मतलब ये अगर z बराबर a प्लस आई भी है तो मॉड z क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मॉड z आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि z बराबर आपके सामने है 3 प्लस आई 4i ले लो यहाँ, तो इसका मॉड z निकालोगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 9 प्लस 4 चौका 16 यानी कितना होगा, रूट अंडर 25 यानी कितना होगा 5। याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, लोग बोलते हैं कि मॉड के बाद प्लस माइनस लेके आता है, रूट के बाहर आएगा तो प्लस माइनस, लेकिन साथ में ये मॉड जेड लगा यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरी बात, मॉड क्यों लगा है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव आपका नहीं होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम, है ना, स्पीड आपकी निगेटिव नहीं होती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, बस डिस्टेंस नहीं होता है निगेटिव, ठीक है। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होती है हमेशा, चल रहे हैं तो आगे ही चल रहे हैं, है ना, बात समझ में आ गया, नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है चीज। तो बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो 5, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा। तो अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपसे मॉड निकालने के लिए बोले तो आप तो आसानी से निकाल सकते हो, और उसके लिए फार्मूला क्या है आपके सामने, ये वाला, ध्यान रखना इस बात का, मॉड जेड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है चीज। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका आपको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मॉड जेड निकालना है। तो बताइए इसका क्या आएगा, इसका मॉड जेड आएगा आपके सामने रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एंड -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी रूट अंडर 10, कितना आएगा, रूट अंडर 10। क्लियर है। इसकी बात करें तो सबसे पहले तो आप इसको चेंज करेंगे 4 माइनस आई, कंजुगेट मल्टीप्लाई तो आप जानते ही हैं,
साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पे 4 माइनस आई होगा, नीचे क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, यानी रूट अंडर आप बोलेंगे यहाँ पे तो 4 चौका 16 बट्टा 289 एंड यहाँ पे 1 आएगा तो 1/289 है ना, यानी बोलेंगे इस तरह से तो जोड़ेंगे तो 17 बट्टा कितना हो गया 289, कट के कितना बार में कटेगा 17, यानी इसका आएगा 1/√17। समझ में आ गया 1/√17। उस तरह अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ऊपर नीचे हम आई से गुना कर दें, आई से गुना कर देते हैं तो ये क्या आएगा बताइए, आयटा स्क्वायर माइनस आई आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा ना, ठीक है। अब जब इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, तो रूट अंडर 0 का स्क्वायर 0 और -1 का स्क्वायर 1, यानी बाहर क्या निकलेगा 1। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अगर उस तरह इसकी बात करें, इसकी बात करेंगे तो भी कितना आएगा बताइए, तो बोल सकते हैं रूट अंडर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो 1, यहाँ पे तो 1 प्लस आई 0 है, 1 0 प्लस आई है ना, तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 आएगा बाहर, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। बहुत आसान है करना, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको एक एक चीज़ समझाते जा रहा हूँ, बिल्कुल आप वैसे ही समझते चलिए। मैं बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ सारी चीज़ों को, है ना, एक के बाद एक, और जो भी कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ उस पर क्वेश्चंस जरूर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आज इसके आगे देखते हैं क्या है। z बराबर है 3 + 4i, है ना, और कुछ सवाल आपके सामने है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसका मॉडुलस z कितना आएगा बताइए, यानी कि मॉड z इसका कितना आएगा, तो बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी बाहर क्या निकलेगा 5। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम तो क्या होगा बताइए, यानी यहाँ पे मैं फिर से कंजुगेट मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 1 - i√3, ठीक है। चाहे देख यहाँ पे कंजुगेट मल्टीप्लाई ना करें, मैं पीछे वाले सवाल में आपको बताया था कि कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, लेकिन नहीं भी करते तो भी चलता, नहीं भी करते तो भी चलता। पहला तरीका तो आपके सामने ये था कि कंजुगेट मल्टीप्लाई करके आप निकाल लिए, ठीक है। दूसरा तरीका जो इस जस्ट ऐसा ही सवाल है, इस पे मैं बताने वाला हूँ, आप ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से निकालिएगा, इसका मॉडुलस कितना आएगा बोलिए, इसका मॉडुलस आएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर 3 आएगा। नीचे से मॉडुलस निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 2 एकम 2 और 4, यानी ऊपर तो निकलेगा 2 और नीचे कितना निकलेगा 8, 8 को लिख सकते हैं 2√2, यानी आपके सामने कितना है 1/√2। हालांकि जब मैं मॉडुलस का प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो इस चीज़ का जिक्र करूंगा वहाँ पे, ठीक है। आप दोनों तरफ अगर इसका आपको निकालना है तो आप सेपरेटली निकाल सकते थे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई ही आप करें, ठीक है। दोनों तरीका आप समझ लें। अब बताइए उसी तरह है कि यदि x + ib है बराबर a + ib अपॉन c + ibd है, देन x² + y², तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ मॉड लगा दो, दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं। तो मॉड लगाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा कंजुगेट, यानी बोल सकते हैं, और साथ साथ स्क्वायर भी दे दो। तो मॉड का मतलब क्या होता है रूट अंडर, चाहे आप एक बार स्क्वायर ना दो, पहले समझो मॉड लगा के, है ना। दोनों तरफ मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है। मॉड लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, मॉड करेंगे तो रूट अंडर क्या आएगा यहाँ पे x² + y² आएगा। इधर करेंगे तो क्या आएगा, रूट का अंदर a² + b² अपॉन में c² + d²। अब बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दो तो यानी x² + y² बनेगा, तो इधर रूट हट जाएगा, यानी क्या बनेगा यहाँ पे a² + b² अपॉन c² + d²। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज़। तो इतना ये कोई खास लेंदी नहीं था, बस आपको दिख रहा होगा, है ना, बहुत सिंपल था, आप इसको आसानी से कर सकते थे, ठीक। क्लियर है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इफ मॉड z1 बराबर आपके सामने दिया है, मॉड z1 बराबर आपके सामने क्या दे रखा है मॉड z2, देन z1 बराबर z2 ट्रू या फॉल्स है।
चलिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर मैं Z1 की जगह रख लूँ, Z1 की जगह रख लूँ 3 + 4i और Z2 की जगह रख लूँ 3 - 4i, रख सकता हूँ? बोलिए। जब मैं इसका मॉड Z निकालूंगा तो भी हमारा 5 आएगा, और जब मैं इसका भी मॉड Z2 निकालूंगा तो भी हमारा 5 आएगा। तो मॉड Z1 और मॉड Z2 के बराबर होने से क्या है, Z1 और Z2 बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे 3 + 4i और यहाँ पे 3 - 4i है। ये आपका बोला जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये आपका क्या है, तो बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, क्लियर है चीज? तो बोल सकते हैं इस कंडीशन में आपके सामने ये क्या होगा कंडीशन, तो फॉल्स होगा, ये ट्रू नहीं है। समझ में आ गया? ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट हैं बट उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे समझना चाहो तो देखो कैसे समझोगे। अगर मैं बोलूं कि इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे समझो तो कैसे, मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी है मॉड Z, ठीक है? तो बोलो कि अगर मैं इस पे सर्कल बना दूं तो कितने सारे पॉइंट्स आएंगे जिसकी वैल्यू मॉड Z होगी? आप बताओ। इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं जिसके पॉइंट्स जिनका क्या होगा, जैसे देखो ये भी मॉड Z ही होगा, ये भी मॉड Z ही होगा, ये भी मॉड Z, ये भी मॉड Z, ये भी मॉड Z, ये भी मॉड Z। इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि यदि आपके सामने मॉड Z1 और मॉड Z2 इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल है। क्लियर है चीज? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, इसको आप ध्यान में रखना। जब आप पर्सनलाइज करेंगे तो ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ये आपके सामने दे रखा है a + ib एंड Z2 दे रखा है a2 + ib2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का देखो कैसे जोड़ते हैं, दोनों के रियल पार्ट को एक साथ जोड़ दो, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ दो। अगर दोनों को घटाना है तो आप कैसे करोगे, समझो इस चीज़ को। दोनों के रियल पार्ट को घटा दो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को घटा के आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यदि Z1 × Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करना है तो हम लोग गुना कर रहे थे कैसे, एक एक करके कर रहे थे, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते थे a1 a2 - b1 b2 प्लस i × a1 a2 + b1 b2। जैसे देखो मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 आपके सामने है 3 + 4i और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4i कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें Z1 × Z2 करना है तो a1 a2 - b1 b2, तो a1 a2 कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। ये हो गया आपका रियल पार्ट, प्लस i इंटू कर दो 3 × 3 = 9 एंड प्लस का साइन 4 × 4 = 16 -16 हो जाएगा, है ना? तो बोल सकते हैं क्या 16 × 9 = 25 एंड 16 में से 9 हो गया -7i। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप गुना करोगे तो ये आने वाला है, याद रखना इस बात को। a1 a2 - b1 b2 प्लस a1 a2 प्लस i इंटू a1 a2 प्लस b1 b2, इस बात को ध्यान में रखना, काम आएगा। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भाग करना है तो कैसे करोगे, तो Z1 तो ठीक है, मैं 1/Z2 है ना, तो इस Z2 को क्या करूंगा, कंजुगेट मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके आ जाएंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके आ गए। ठीक है, अब आप Z1 × Z2 कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से सवाल आएंगे आपके सामने कि यदि Z1 = Z2 है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है? यदि दो अगर बोला जाए कि Z1 और Z2 बराबर हैं तो इसके रियल पार्ट भी बराबर होंगे और इसके इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे, तभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर रियल इक्वल कहलाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। इस साइन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब हिंदी में बोले तो केवल और यदि केवल, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर केवल और यदि केवल इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों इक्वल हों। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं है ना? तो आइए इस पे कुछ बातें करते हैं।
कह रहा है कि अब आपके सामने कुछ सवाल ऐसे हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। एक कह रहा है कि 3 + 4i एंड Z2 है 3 - 5i, फाइंड Z1 + Z2, दोनों को जोड़ दो। 6, 4 और -5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो माइनस आयोटा। दोनों को घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0, है ना। एंड 4 - 5 यानी कि +9 आयोटा, है ना। अगर आप दोनों को गुना करोगे तो क्या आएगा, देखो तो 3 3 का 9, ठीक है। मैंने क्या बताया था, A1 A2, ठीक है, यानी कि 9, ठीक है, माइनस B1 B2, तो B की जगह क्या है, -5 है ना, तो 5 चौका 20 यानी हो जाएगा 20, ठीक है, समझ में आ गया। प्लस I इंटू A1 A2, तो ठीक है 9, है ना। और यहाँ पे क्या था, प्लस था बीच में, और यहाँ पे क्या आएगा, -20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 29, और ये -11i। क्लियर है। A1 A2 मैंने आपको बताया था, इस बात का ध्यान रखना, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I इंटू A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। तो साइन का बहुत ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगर Z1/Z2 दे रखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, Z1 तो आपके सामने है 3 + 4i, Z1 आपके सामने 3 + 4i। Z2 की बात करें तो क्या है, तो 3 - 5i है, तो मैं 1 यहाँ पे क्या है, Z2 है, यानी 1/3 - 5i। हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 + 5i से गुना कर देंगे, ठीक है, 3 + 5i से गुना कर देंगे एंड इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने पर आपके सामने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे और आपको गुना करने आता है। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया ये बात आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़िए, x + iy - 1 इंटू i है, ठीक है। और आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, इक्वल है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इनको गुना करता हूँ, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करना है, तो x इंटू क्या होगा, A1 A2 एंड आपके सामने क्या था, प्लस B1 B2 था, यही था ना। जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करेंगे, Z1 A1 प्लस IB1, सॉरी ये जो यहाँ पे था आपके सामने A1 A2 माइनस B1 B2, है ना, A1 A2 माइनस B1 B2 एंड A1 A2 प्लस B1 B2। तो ठीक है, यहाँ पे A1 की जगह क्या है, x है, और A2 की जगह कितना है, I है, तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, A1 A2, ठीक है, यानी x B1 B2 यानी -y, है ना, A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है, सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके सामने -1 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस I इंटू अपन लिख सकते हैं क्या, A1 A2, ठीक है, A1 A2 यानी कि आपके सामने आ जाएगा x एंड वहाँ पे क्या था, प्लस था, तो y इंटू -1 क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा क्या, बराबर आप लिख सकते हैं 5 + 1 6 प्लस I। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या है, x + y है, यानी x + y जिसकी वैल्यू उधर रियल पार्ट में क्या है, 6 है, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, x - y, जहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 1 7/2 एंड y की बात करूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया, 5/ आपके सामने 2 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को। तो इस हिसाब से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इनके रियल पार्ट इक्वल होंगे और इनके इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है चीज़। अब आइए आगे देखते हैं इस प्रश्न को। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 माइनस, अब यहाँ पे देखिए आप, रूट के अंदर नेगेटिव संख्या है तो मैं आयोटा बाहर ले सकता हूँ क्या, मैं अगले स्टेप में लिख सकता हूँ 5 माइनस आयोटा √7। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसको आगे लिख सकता हूँ 5 +
आयोटा रूट अंडर 7, है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है ये, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर 25, है ना, एंड रूट 7 है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, आयोटा का स्क्वायर माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस एंड माइनस प्लस 1, यानी देखें 25 और 7 कितना हो गया, 32 दूना कितना हो गया, तो 64। आपका आंसर कितना हो गया, 64। देखिए ऐसे भी आपके सामने प्रश्न आएंगे, थोड़ा माइनस प्लस का आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, आसान होंगी, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब आपके सामने आता है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। कंजुगेट लिखना बहुत ही आसान है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मैंने लिख भी दिया ऐसे कि z बराबर a प्लस आई बी है, तो कंजुगेट ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। देखिए कंजुगेट ऑफ z मतलब z के ऊपर एक बार का निशान होता है, और उस बार का मतलब ये होता है कि मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, जैसे कि मान लेते हैं कि z बराबर अगर है 3 प्लस 4i, तो आपको इसका कंजुगेट यानी कि इसी z का कंजुगेट लिखना है, तो आप लिखोगे डायरेक्ट 3 माइनस 4i, ठीक है। बात समझ में आ गया। अगर आपके सामने ऐसे दिया है z1 बराबर 4 माइनस 5i, तो आप क्या लिखोगे, z1 का कंजुगेट 4 प्लस 5i, मतलब आपको साइन चेंज करके लिख देना है। साइन चेंज करके क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, साइन चेंज करके लिखना है। अब अगर एक बात करें कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट को आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ, 3 प्लस 4i इंटू 3 माइनस 4i। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म क्रिएट कर रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, एंड आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 एंड 4 का स्क्वायर। चलो मैं 4 का स्क्वायर लिखता हूँ, 4 का स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। आप एक बात सोचो यहाँ से कि z का अगर आप मॉड ऑफ z निकालते हैं तो क्या होता है, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही आता है ना। तो बोल सकते हैं कि नहीं कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है। इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखें, मतलब यहाँ से z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी आएगी, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर आप उसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस कंसेप्ट को भी आप समझ के चलना। अब आपके सामने है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका आपको कंजुगेट लिखना है, ठीक है। इसका कंजुगेट क्या होगा बताइए, इसका कंजुगेट होगा -8 में तो कोई तब्दीली नहीं होगा, -7i। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे 3 प्लस 4i है, पहले तो मैं इसको रसलाइज करूँगा, तो ऊपर लिखूँगा 3 माइनस 4i, और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, 3 3 9 और 4 4 16, यानी नीचे तो आ जाएगा 25, आ जाएगा क्या बताइए। अब तो इतना चीज़ें आप कर सकते हो। अगले स्टेप में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/25 माइनस 4/25i। अब z की वैल्यू हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया है, तो मैं अब यहाँ से z कंजुगेट लिखूँ तो क्या आएगा बताइए, तो 3/25, माइनस का साइन था तो प्लस हो जाएगा 4/25i हो जाएगा क्या बताइए। चलिए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल और सिंपल i -3 z बराबर, इसी चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -3 प्लस i। अब आपके सामने a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, तो आपको कंजुगेट लिखना है यानी कि -3 - i। लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने है तो आप उसका कंजुगेट लिख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
z बराबर आई क्यू है तो फाइंड आपके सामने z कंजुगेट लिखना है। क्या मैं इस आई क्यू को लिख सकता हूं माइनस आयोटा? बोलिए, आई स्क्वायर इंटू आई में, चाहे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आई बराबर रूट अंडर -1 आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यू माइनस आयोटा एंड आयोटा का 4 आयोटा होता है, ठीक है। तो z बराबर आयोटा का क्यूब है तो मैं इसको z बराबर माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो बोल सकते हैं यहाँ से कि z कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो सिर्फ आयोटा हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने इस प्रकार है कि z बराबर 6 + 5i का होल स्क्वायर। पहले आप इसको तोड़ लो, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 -25 हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आयोटा का भी तो स्क्वायर होगा ना। एंड +2 × a × b, यानी 6 × 25 30 गुना कितना हो गया 60 आयोटा। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्त। कैसे? तो 36 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, तो 11 + 60i। अब आपको z कंजुगेट लिखना है तो आप z कंजुगेट कैसे लिखोगे, यानी कि z कंजुगेट बराबर 11 - 60i। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नहीं, बिल्कुल आसान शब्दों में आप इस चीज़ को डील कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने z बराबर दे रखा है 2 + 3 और आपको z × z कंजुगेट लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, z × z कंजुगेट बराबर क्या होता है, तो आपके सामने होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ z रूट अंडर 3 का 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर है तो रूट हट गया, यानी कि 4 + 9 मतलब कितना, तो 13। कितना आएगा, z × z कंजुगेट कितना हो जाएगा 30। क्लियर है इसी? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। सिंपल है, कोई डाउट नहीं। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट के प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं, बहुत ही सिंपल है ना। अगर मान लेते हैं कि कंजुगेट के ऊपर कंजुगेट लगा दो, 2 बार कंजुगेट लगा दो, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे a + ib है, एक बार कंजुगेट किए तो a - ib हुआ, फिर उसको कंजुगेट किए तो a - ib किस में चेंज होगा, a + ib में हो जाएगा, ठीक है। तो कंजुगेट को कंजुगेट करने पर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है आपके सामने। z + z कंजुगेट में आपका z, अगर z कंजुगेट को आप जोड़ते हो तो साइन चेंज होने की वजह से उनके इमेजिनरी पार्ट कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2 × रियल पार्ट ऑफ z। अगर आप उनको घटाते हो तो क्या बचेगा, 2 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना। इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग। अगर z ± z1, यहाँ पे z2 कर दो आप, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो। अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है या घटाना है और ऊपर दोनों पे कंजुगेट है, तो आप दोनों पे अलग अलग कंजुगेट डाल सकते हो, एक कर सकते हो, है ना। दोनों को गुना करना है तो अलग अलग कंजुगेट लेके भी आप गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो या फिर दोनों को पहले घटा के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अलग अलग भी आप कर सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन में दे देगा और इस तरह से 4 ऑप्शन, यही 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि निम्न में से कौन सा गलत है, 3 सही और 1 गलत। तो आपको गलत चूज करना होगा कंजुगेट की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। समझ में आ गया? हालांकि ये यूज भी होगा अपने लिए, है ना। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ बातें हैं कि मॉड के अंदर z1 × z2 है ना। मॉड के अंदर z1 × z2 है, तो आप इसको अलग अलग भी मॉड लेके गुना कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि 2 कंजुगेट को आप गुना करके आप उसका मॉड निकालो, मॉडुलस निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, या फिर दोनों को अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के भी गुना कर सकते हो, एक ही बात पड़ेगी। यदि कह रहा है कि मॉड z अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर है उनका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 के बराबर होगा, है ना। वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को आप समझना, ठीक है। यदि मॉड के अंदर z1 + z2 है, हमेशा लेस आएगा, किस लिए, तो मॉड z1 + मॉड z2 से हमेशा लेस देन और इक्वल टू। और इक्वल टू कब होगा, जब इनके दोनों के जो हैं
आपके एलिमेंट जिसको बोल सकते हैं, दोनों के जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के बिल्कुल डिजिट सेम हो, साइन भी सेम हो, तभी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। जब दोनों सेम हो, साइन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो अपन माइनस भी हो तो भी ये स्क्वायर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो प्लस होना ही है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ से, जैसे देखो एक मैं लेता हूँ 3 + 4i लेता हूँ एंड Z2 लेता हूँ 3 - 4i। ठीक है, अगर मोड Z1 करेंगे तो कितना आएगा बताइए? मोड Z1 करेंगे तो आएगा आपका 5, मोड Z2 भी आएगा 5। ठीक है, लेकिन अगर Z1 + Z2 कर देंगे तो इमेजिनरी पार्ट तो कट जाएगा ना, और यहाँ से आपके सामने 9 आ जाएगा। यहाँ पे तो आया था 10 और यहाँ पे आ गया क्या, 9 आ गया। ठीक है, अगर आप दोनों को एक साथ जोड़ लेते हो तो बोल सकते हैं ना 4i से 4i कट गया, इसके अंदर क्या बचा, 9 है ना, मॉड के अंदर 9, और इसकी वैल्यू कितनी बाहर निकल के आएगी, 9। जबकि यहाँ पे करोगे तो मॉड Z1 करोगे तो 5 आएगा, मॉड Z2 भी करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये कितना होगा इधर 10। तो जब भी ये कंडीशन आपके सामने आए तो मॉड के अंदर Z1 + Z2 हमेशा लेस और इक्वल टू होता है सेपरेटली इनके मॉड Z1 + Z2 से। ठीक है, वही कंडीशन आपके सामने क्या होता है, माइनस के लिए होता है, वही कंडीशन आपके लिए माइनस के लिए होता है। ठीक है, यदि मॉड के अंदर Z1 - Z2 है, हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किसके, मॉड Z1 + मॉड Z2 से। ठीक है, प्लस या माइनस हो, इस कंडीशन को ध्यान रखना। लेकिन अगर मॉड के अंदर Z1 - Z2 है, ग्रेटर होगा किससे, Z1 मॉड Z1 - मॉड Z2 से। इस बात को भी आप समझ के चलना। ठीक है, मॉड के अंदर Z1 - Z2 हमेशा ग्रेटर होगा किससे, मॉड Z1 - मॉड Z2 से। देखो कैसे, अगर आप मॉड Z1 निकालते हो, ठीक है, मॉड Z1 निकालोगे तो कितना आएगा, 5, मॉड Z2 भी निकालोगे तो कितना आएगा, 5, तो 5 - 5 कितना आएगा, 0 आएगा। जबकि आप इन दोनों को घटाओगे तो घटाने पे क्या आएगा, अंदर तो 8i आएगा, है ना, अंदर कितना आएगा, 8i। क्लियर है चीज? तो उसका स्क्वायर करेंगे और रूट लेंगे तो इधर क्या आएगा, 8 आएगा। तो बताइए 8 क्या बड़ा नहीं है 0 से, बिल्कुल बड़ा है। इक्वल कब होगा, जब ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्या होंगे, दोनों डिजिट बिल्कुल डिटो सेम होंगे। क्लियर है चीज? चलिए, अगर याद कीजिए जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप ऊपर नीचे सेपरेटली a² + b² कर सकते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे आ गया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो दोनों डिवीजन में हैं तो आप उनको कंजुगेट मल्टीप्लाई ना करो, फिर भी आप उनको सेपरेटली ऊपर नीचे मॉड Z1 / मॉड Z2 कर सकते हो, दोनों में मॉडुलस लगा सकते हो। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपके लिए, है ना। ये आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि Z बराबर आपके सामने दे रखा है 2 + 3i। आपको Z इनवर्स लिखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Z इनवर्स यानी 1/Z करना है। पहले आप 1/Z करो इसको, तो इसको भी कर दोगे 1/2 + 3i, है ना। 1/Z को अपन लिख सकते हैं Z इनवर्स, लिख सकते हैं ना। तो आप इसमें क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 - 3i से गुना करोगे, तो 2 + 3i × 2 - 3i। ये तो अपन स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं और इसको रेशनलाइज करके आप इस फॉर्म में लेके आ सकते हो। लेकिन ध्यान रखें इस बात का, आपके सामने अगर डायरेक्ट आपको इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, ठीक है, तो आप a + i भी दिया हुआ है, आप a - i भी कर देंगे, दोनों में a² + b² से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। दोनों में क्या करेंगे, a² + b² से भाग दे देंगे। जैसे कि ये आपके सामने है, ठीक है, आपको इसका डायरेक्ट Z इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, 2/, ठीक है, 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 4 कितना हो गया, 13 - i × 3/13। ठीक है, चीज़ें आसान हो गई आपके लिए। तो ये फार्मूला है, नहीं फार्मूला याद है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नहीं फार्मूला याद है तो आप इसको यहाँ से रेशनलाइज कर सकते हो। बट अगर याद है, याद क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। a² - b² वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को, है ना।
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। क्लियर है चीज, समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस का साइन होता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ प्लस हो जाता है ना, यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना है, आपको क्या, कंजुगेट निकालना है। क्या करना है आपको, कंजुगेट करना है। ठीक है, तो देखिए, सॉरी कंजुगेट बोल रहे हैं, इनवर्स निकालना है ना। तो आप क्या करोगे, 2/2 दूना 4 और 3 3 का 9, 13 माइनस i इंटू 3/13, इसका हो गया। इसका माइनस 1/1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 2, प्लस का साइन है माइनस दे दिए, 1/2i। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने सिंपल क्या है, तो बोल सकते हैं माइनस आयोटा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आप जेड इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि 0 प्लस नीचे 1, 0/1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा। तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। ठीक है, क्लियर है चीज। 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। जैसे आपके सामने ये है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, z बराबर 2 प्लस √5i लिख सकते हैं ना। रूट के अंदर -1, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब आपको इसका निकालना है क्या, z इनवर्स है ना। तो 2 तो ठीक है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 यानी 9, प्लस का साइन था तो माइनस i √5/9। क्लियर है। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसको बोला जाता है, चाहे आप इनवर्स बोलो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, मैंने दोनों वर्ड यूज कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या मैं लिख सकता हूँ, जेड बराबर पहले स्क्वायर है तो 4 आयोटा स्क्वायर -1 है ना, और 2 दूना 4 आयोटा। ठीक है, अपन इसको लिख सकते हैं क्या, 3 + 4 आयोटा। अब अपने को इसका इन्वर्स लिखना है, यानी कि दैट इम्प्लाई जेड इन्वर्स है ना। 3 और 9 और 16 कितना हो गया, 25 माइनस 4/25 आएगा। लिख सकते हैं ना इस चीज़ से, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, या आप इन्वर्स। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिखना है, वेरी सिंपल है। यदि a + ib के फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपको उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट मतलब कि आपको क्या करना है, दोनों तरफ अगर z बराबर दे रखा है a + ib तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने एक 3 + 4i दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, z बराबर है ना, तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कोई नहीं, प्लस माइनस कर लो है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी a² + b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 है ना। 1/2 है, मतलब इसके अंदर रूट है। ठीक है, रूट के अंदर ही है ना, प्लस ठीक है, रूट के अंदर i बाहर रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 1 वैल्यू कितनी है, 3/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 5 3 8/2 यानी कि 2, और 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 2/2 यानी 1 है ना, यानी प्लस कितना हो जाएगा, i। क्लियर है, यानी इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 + i आएगा। क्लियर है चीज, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं ना, कितना आएगा, 2 + i आएगा है ना। स्क्वायर रूट निकालना आसान है, इस फार्मूला को आप लोग देख लेना, समझ लेना है ना, बहुत ही सिंपल है ना। कोई डाउट, प्लस माइनस आगे लगाएंगे, और a प्लस एक बार तो आपके सामने आएगा √a² + b² 2। एक बार यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, प्लस आयोटा है ना, √a² + b² -a/2। तो आइए देखते हैं, अब अपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने को स्क्वायर रूट्स क्या करने हैं, उसको फाइंड आउट करने हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आप इस फार्मूला को अच्छे तरीके से देख लिए, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i, यानी आपको 3 + 4i का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट बराबर क्या आएगा।
ठीक है, जैसा मैंने बताया प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 16, 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 और 25 कितना हो गया 5, है ना। प्लस का ए यानी कि 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, है ना, माइनस आई, ठीक है। 5 माइनस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, यही आएगा ना जो मैंने बताया था, प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। आपको क्या करना था, इसको रूट के अंदर डालना था, कंप्लीट रूट है ये चीज, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, 5 + 3 8/2 यानी कि 4, 8/2 4, रूट से बाहर आएगा 2, प्लस 5 में से 3 गया कितना 2/2 1 यानी कि आई, ये आपका आएगा स्क्वायर रूट इसका, ठीक है। उस तरफ 5 - 12 आई का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। 5 - 12 आई स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, चलिए बराबर प्लस माइनस दे दिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, और आपको पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट चलता है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो कितना आ जाएगा आपके सामने, तो आपके सामने आ जाएगा 13, है ना, 13, ठीक है। एंड आपके सामने आएगा यहाँ पे कितना 13 रूट अंडर 13 एंड रूट अंडर 13 लिख लेते हैं आप, ठीक है। एंड आपके सामने क्या आएगा, प्लस का आएगा 5 अपॉन में 2, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा 1/2, चाहे इस कंप्लीट का भी रूट दे सकते हैं, प्लस आई इंटू, है ना, यही चीज़ आएगा रूट अंडर 13 माइनस 5 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखिए ये जो है माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि रूट 13 की वैल्यू अगर रखेंगे तो 5 से कम होगा, तो ये चीज़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस पे भी कंप्लीट 1/2, और ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल ब्रैकेट दे दो, समझ में आ गया। तो 5 - 12 आई का स्क्वायर रूट आपको कैसे लिखना है, आप अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो थोड़ा आपके लिए लेंदी हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्या करें, फार्मूलाज को याद रखें, ठीक है। फार्मूला को क्या करें, याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आपको सिंपल सा करना है, a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 पावर 1/2, चाहे इसको कंप्लीट रूट ले लो, प्लस आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई अपॉन 2। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर ले लो और ए को इधर ले लो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। आपको ये याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो आप उसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके सामने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है या एम्पलीट्यूड निकालना है। कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसको डालता हूँ। जैसे आपके सामने z बराबर दिया है a प्लस आई बी, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी, है ना। चलिए मान लेते हैं कोई पॉइंट ए बी ऐसे यहाँ पे है ए बी, ठीक है। ये लेंथ कितना हो गया b और ये लेंथ कितना हो गया a। ये x एक्सिस या रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस या y एक्सिस है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आप इसका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड निकालते हो तो आपको ये निकालना है कि ये जो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बनाता है। मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। थीटा एंगल बनाता है तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझोगे इस tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इस tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी तो बताइए, यहाँ से जो आपके सामने tan थीटा है वो कितना होगा, लंब बटा आधार, है ना, यानी कि b/a, ठीक है। तो बताइए थीटा कितना होगा,
तो बोलेंगे tan इनवर्स, है ना, मॉड के अंदर डाल दो b/a, ठीक है, मॉड के अंदर डाल देते हैं b/a। अब देखिए यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आपके सामने आएगी, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी बताइए। तो इस कंडीशन में जब भी आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इस कंडीशन में थीटा की जो वैल्यू होगी आपके सामने वो 0 से बड़ी होगी और π/2 से छोटी होगी। 0 से बड़ी और π/2 से छोटी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पे नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, दोनों को क्या कर रहे हैं 0 और π/2 के बीच में लेके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, लेकिन आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, इसमें आर्गुमेंट निकाल रहे हो या फिर बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड निकाल रहे हो, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ये चीज आ गया तो क्या करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो क्या करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका बन रहा है तब आपका एंगल कितना होगा, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं सपोज दैट आप इसको ऐसे समझो कि मान लेते हैं आपके सामने ऐसे बना, ठीक है, ऐसे ऐसे बन गया, ठीक है। तो आपको तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, पाई में से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल अगर पाई है, ठीक है, तो पाई में से अगर थीटा ये वाला एंगल घटा दोगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो एक्स एक्सिस से ये भी तो एक तरह से एंगल बना रहा है ना, बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इस बात को समझते हुए आप एक चार्ट को फॉलो करोगे, और वो चार्ट क्या है देखो यहाँ पे, वो चार्ट आपके लिए इस प्रकार है कि जब आपको इसमें बनाना है तो आप क्या करोगे, थीटा को थीटा ही रहने दोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या रहेगा, तो थीटा ही रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आएगा थीटा उसको पाई में से घटा दोगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वो जो आपके रियल और इमेजिनरी जो नंबर्स आएंगे उसके हिसाब से पता चलेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो आप क्या करोगे, पाई प्लस थीटा कर दोगे, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप 2π माइनस थीटा कर सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो टोटल 2π बनेगा। मान लेते ये एंगल थीटा बन रहा है तो 2π में से अगर थीटा घटा देंगे तो ये वाला एंगल पूरा निकल के आ जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस थीटा का यूज करोगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए समझिए इस बात को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हमने थीटा निकाला था वैसे निकालेंगे। हमने कैसे निकाला था इस बात को देखिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, है ना, ऐसे समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, तो ये पता करना है कि किस क्वाड्रेंट में ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल के बता देंगे। उसके बाद आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में रहेगी, पाई के बीच में नहीं, 0 और π/2 के बीच में, ठीक है। उस थीटा की वैल्यू में अगर मान लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है तो पाई माइनस थीटा कर दो, अगर थर्ड में आ रहा है तो पाई प्लस थीटा कर दो, अगर फोर्थ में आ रहा है तो 2π माइनस थीटा कर दो। क्लियर है चीज। फर्स्ट में आ रहा है तो ओनली थीटा रहने दो, फर्स्ट में आ रहा है तो आप क्या करोगे, थीटा को रहने दो, है ना। फर्स्ट में आ रहा है तो थीटा रहने दो, ठीक है। सेकंड में आ रहा है तो पाई माइनस थीटा कर दो, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई प्लस थीटा कर दो, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 2π माइनस थीटा कर दो। अब जैसे देखो इस पे सवाल करेंगे तो आपको पता ज्यादा चलेगा, ठीक है। कह रहे फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात बताइए कि किस क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं √3 और 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ठीक है, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स y एक्सिस यानी कि 1/√3, और tan थीटा 1/√3 कब होता है, तो यहाँ पे थीटा कब आएगा आपके सामने 30 डिग्री, है ना, तो π/6। क्लियर है चीज, कितना आएगा, π/6 आएगा। समझिए इस चीज को। मैं इसकी बात करता हूँ, इसको आप लिखेंगे तो -√3 एंड -1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बताइए, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या बताया था कि पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स -1/√3,
ये रूट से मॉड से बाहर आएगा तो 1/√3 हो जाएगा, यानी कि पाई प्लस पाई अपॉन 6 आएगा। पाई प्लस पाई अपॉन 6 यानी 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई अपॉन 6। इसका आर्गुमेंट कितना होगा? 7 पाई अपॉन 6। पता चला कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमने क्या किया? पाई प्लस कर दिया। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पे दोनों एक ही आ गया क्या? -√3 माइनस आई, -√3 माइनस आई, ये अपन ने कर लिया। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। -1 -√3 ये तो हो चुका है अपना, यही अभी थोड़ा देर पहले बताया था। कितना आया था? 7 पाई अपॉन 6। पिछला वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो चुका है ना। इसकी बात कर ले तो ये देखिए -1 एंड -√3 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या बताया था? पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? तो tan इनवर्स √3 यानी -√3 अपॉन -1 यानी कितना आ गया? 60 डिग्री, यानी पाई अपॉन 3, यानी बोल सकते हैं कि पाई प्लस पाई अपॉन 3 यानी कि बोलेंगे तो 4 पाई अपॉन कितना आएगा आपके सामने? 3। क्लियर है? कितना आएगा? 4 पाई अपॉन 3। समझ में आ रहा है ये चीज आप लोगों को? ठीक है, कैसे निकालते हैं आर्गुमेंट? जैसे मान लेते हैं आपके सामने z बराबर एक ऐसा दे दे आपके सामने। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मैक्सिमम थर्ड क्वाड्रेंट की बात की। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि -√3 एंड प्लस आई दे दे, यानी ये कौन सा कोऑर्डिनेट बना रहा है आपके सामने? तो -√3 एंड 1। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव एंड y एक्सिस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था कि पाई माइनस tan इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन -√3। मोड से बाहर आएगा तो 1/√3 यानी tan इनवर्स 1/√3 का मतलब कितना हो गया? तो 1/√3 30 डिग्री यानी पाई अपॉन 6 यानी पाई माइनस पाई अपॉन 6 यानी कितना आएगा? 5 पाई अपॉन 6, है ना। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने दिया रहे z बराबर 1 माइनस आई। क्या देते? z बराबर 1 माइनस आई देते। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा? 1 एंड -1, है ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव x पॉजिटिव। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था? 2 पाई माइनस थीटा लेंगे यानी कि tan इनवर्स, ठीक है, -1/1, ठीक है, यानी कि tan 1 कब होता है? 45 पे, है ना, यानी पाई अपॉन 4 यानी कि 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4 यानी 4 दूना 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? तो 7 पाई अपॉन 4। ठीक है, यहाँ से एक नोट वाली बात आप ध्यान रखना है। नोट वाली बात क्या है इसमें? नोट में मैं लिख लेता हूँ। नोट की बात ये है आपके लिए कि कभी भी जो एंगल आपके सामने, कभी भी आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा तो 2 पाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पाई से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, मान लेते हैं कि आप 3 बार, एक बार तो घूम के आ गए, तो एंगल तो इसी के बीच में आना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि ऐसे आ रहा है तो ठीक है, ये चीज़, लेकिन कुल मिला के देखें तो एंगल तो एक्स एक्सिस यही बन रहा है ना। तो जैसे ही वो 2 पाई से ज़्यादा होगा, जैसे ही एंगल या आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड 2 पाई से ज़्यादा होगा तो अपन उसको क्या करेंगे? 2 पाई में से हटा देंगे। 2 पाई में से क्या करेंगे? घटा सकते हैं, या फिर 2 पाई के मल्टीपल को अपन क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। 2 पाई के मल्टीपल को अपन अलग कर लेंगे। इस बात को मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि 2 पाई से ज़्यादा नहीं हो, हमेशा क्या हो? 2 पाई से कम ही हो। ठीक है, कभी भी आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड जो होगा आपका 2 पाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 पाई से कभी भी हो तो कम हो, या 2 पाई के इक्वल। ठीक है।